नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल स्टडीज के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6, 7 और 8 की जो उसमें आप कह सकते हो इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल की जो कंबाइंड पुस्तक है, जब हम उसको पढ़ लेंगे तो हमारा सीटेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेजी सरकार ने अपनी सहायक नीति यानी कि विलय नीति और सहायक नीति, इन दो नीतियों के तहत भारत के जो छोटे मोटे राजा थे उनके राज्यों को हड़पना प्रारंभ किया था या उन्होंने प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानते थे। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसकी कोई संतान नहीं है तो उससे जबरदस्ती उसका राज्य हड़प लेते थे, या किसी राजा को हराने के बाद केवल उसको पेंशन पे रखते और उसका पूरा पूरा राज्य अपने कंट्रोल में ले लेते थे। कुछ ये बातें थी। कुछ किसानों पे मनमानी तरीके से लगान वसूलते थे, उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराते थे। सिपाहियों को जहां नहीं तहां वहां भेज देते थे, उनको कम पैसे मिलते थे। जैसे अगर एक अंग्रेज अफसर है और एक भारतीय अफसर है, दोनों की सेम पोस्टिंग है, लेकिन भारतीय को पैसा कम मिलता था, काम उतना करना पड़ता था। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिन्होंने धीरे धीरे चल के भारतीयों के अंदर आप कह सकते हो द्वेष या गुस्से को भर रहे थे या भरने का काम कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और हैं जिसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम बात को समझते हैं। हुआ क्या कि जो ये छोटे मोटे राजा थे, जैसे बहादुर शाह जफर हो गए, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई तो उनका जो राज्य है उन्होंने एक लड़के को गोद लिया। उन्होंने कहा कि इसके नाम कर दिया जाए। अंग्रेजी सरकार नहीं मानी, उनको इनकार कर दिया। ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है रानी अवंतीबाई के साथ। फिर यही घटना आपको लखनऊ के नवाब थे, उनकी बेगम चाहती थी जो हजरत महल की हमको मिल जाए, लेकिन उनको भी नहीं दिया गया। ऐसे ही छोटे मोटे करके तमाम राजा थे जिन्होंने कहा कि भाई हमारा जो हक है हमसे ना छीना जाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कहा अगर आपकी कोई संतान नहीं है या आपका कोई वारिस नहीं है तो वो आपका किसी को नहीं दिया जाएगा, सीधा छीन करके उसको अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों को लेते हुए या इन सब मुद्दों पे जो चर्चा हो रही थी, उसी समय भारतीय राजाओं ने 84 नियम, ध्यान समझिएगा, भारतीय राजाओं ने 84 नियम की सूची बनाई। ठीक है, कितने नियमों की? 84 नियमों की सूची बनाई। और भारतीय जो राजा थे उनके और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया, हम एक भी नहीं मानेंगे, बल्कि अपने नियम उन्होंने अलग से थोप दिए। इससे क्या हुआ? भारतीय राजा सभी नाराज हो गए और वापस अपने अपने कैंप में या अपनी अपनी जगह लौट गए। ठीक है, ये बात किसको पता थी? सिपाहियों को पता थी। जो भारतीय सिपाही थे उनको तो पता ही होगा भाई कि शासन में क्या चल रहा है। अच्छा, उन्हीं दिनों की बात है, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे विष्णु भट्ट। ठीक है, ये जा रहे थे मथुरा, किसके लिए? पूजा पाठ के लिए अपना जा रहे थे मथुरा, यज्ञ के लिए। सिपाहियों ने रास्ते में रोका, कहा नहीं आप जाइए मत। कहीं क्यों? कहीं देखिए अभी समझौता हुआ है राजाओं के बीच और अंग्रेजी सरकार के बीच की ऐसी ऐसी बातें आप हमारी मान लीजिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया है, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। जिस वजह से बहुत जल्द 2-3 दिन में बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। हो सकता है कि मार काट भी हो, इसलिए आप मत जाइए। इसका जिक्र या ये बातें निकल के कहां से आई हैं? विष्णु भट्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी है माझा प्रवास, उसी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, उसी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। किस बात का जिक्र किया है? ये 84 नियम वाली बातों का। ठीक है, यानी कि अंदर ही अंदर आग जल रही थी, सिपाहियों में आग जल रही थी, किसानों में आग जल रही थी, राजाओं में आग जल रही थी। और ये पूरी घटना होती है 1856 में। कब होती है? 1856 में। ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ये घटनाएं होती हैं। ठीक है,
एक छोटी सी सुक्ति और आपको देखने को मिलती, मतलब छोटी सी लाइन देखने को मिलती है। उस समय सेना में एक व्यक्ति थे सीताराम पांडे। कौन थे? सीताराम पांडे। ये वफादार थे, किसके वफादार थे? अंग्रेजों के। ये अंग्रेजों की खूब मदद करते थे। 1802 से लेकर के 1860 तक इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जब तक रिटायर नहीं हो गए। लेकिन हुआ क्या, जब इसी बीच क्रांति होती है तो सीताराम का जो बेटा था उसने विद्रोहियों का साथ दे दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनके सामने ही बेटे को गोली मार दी। ठीक है, तब सीताराम भी खफा हो गए थे और इन्होंने भी बाद में अपने संस्मरण लिखे थे। उनके संस्मरण का नारगेट एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन था? नारगेट। ठीक है, नारगेट, इसने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसका नाम था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी कि इनकी जो उन्नति थी वो सिपाही से सूबेदार पद तक गए थे। और उसके दौरान उन्होंने सारी बातें लिखी, कैसे अंग्रेजी सरकार भारतीयों को मूर्ख बनाती है, कैसे अंग्रेजी सरकार पहले भारतीय राजाओं को मिलाती है, फिर दीमक की तरह उनको पूरी तरह से खोखला कर देती है और लास्ट में कब्जा कर लेती है। ठीक है, इस चीज का इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लियर? तो ये तमाम बातें थी। अब इन बातों को लेकर या इन चीजों को लेकर भारतीयों के अंदर अंदर आग जल रही थी। वो सब बस एक मौके की तलाश में थे, या आप कह सकते हो कि एक शुरुआत की तलाश में थे। ठीक है, कब की बात थी? 1856 की, जब अंग्रेजी सरकार ने भारतीय राजाओं के सारे नियमों को मानने से इनकार कर दिया। अब बात क्या होती है, ध्यान समझिएगा। बात होती है 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। ठीक है, बैरकपुर छावनी मेरठ में। ध्यान समझिएगा, बैरकपुर छावनी मेरठ में, वहां पे सिपाही थे मंगल पांडे। सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, बड़े अच्छे सैनिक थे। ये अंग्रेजी शासन की सेवा करते थे, लेकिन पता नहीं कैसे बात सैनिकों में फैल गई कि यार जो हम कारतूस इस्तेमाल करते हैं उसमें गाय की चर्बी प्लस सूअर की चर्बी उसमें लगी रहती है। ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी उस कारतूस में रहती है। क्योंकि कारतूस कैसे मुंह से खींचना होता है। ये थे ब्राह्मण, ये भड़क गए। इन्होंने कहा तुम मेरा धर्म नष्ट कर रहे हो, हम नहीं करेंगे। तो जो कमांडिंग अफसर था उसने कहा कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा तुम्हें। कमांडिंग अफसर ने कहा नहीं करोगे तो हंटर मारेंगे तुमको। हंटर से मारेगा, तुम हमको सिखा रहा है। उठाए बंदूक, धाए धाए, यानी कि तुरंत इन्होंने अपने कमांडिंग अफसर को ही मार डाला। ये घटना होती है 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे ने 2 अफसरों को मौत के घाट उतार दिया मेरठ में, और वहां से वो फरार हो गए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने 8 मई को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1857 में इनको फांसी दे दी गई। यानी कि लगभग 1 महीने के बाद इनको फांसी दे दी गई। अब इसी मौके का इंतजार था सैनिकों को। तब सैनिकों से पूछा गया कि भाई फांसी क्यों दिए हो मंगल पांडे को? यहाँ के जो सैनिक थे, बाकी जो सैनिक थे, क्यों फांसी दिए? तो अंग्रेजी सरकार ने बताया कि ऐसी सी बात थी, ये कह रहा था कि इसमें गाय की चर्बी है, हम यूज नहीं करेंगे। सैनिक भड़क गए, है हम ही नहीं करेंगे बस। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, नहीं करोगे तुम लोग, सबको बंद करो। यहाँ के इस रेजिमेंट के 85 अफसरों को, 85 अफसर जो भारतीय थे उनको पहली बार सेना से निकाल दिया गया और निकालने के साथ सबको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, ये घटना होती है कब? 9 मई को। एक दिन बाद 9 मई 1857 को एक घटना होती है। 85 अफसरों को जेल में बंद कर दिया जाता है और जेल में बंद करने के बाद उनका जो सैनिक पद है वो भी छीन लिया जाता है, जिससे आक्रोशित होकर बाकी जो आसपास के सैनिक थे वो भड़क गए सब, और वो सब आ गए। आने के बाद में यहाँ जितने अंग्रेज थे सबको एक तरफ से एक तरफ रेल दिए, यानी कि सबकी हत्या कर दी। वहां के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने और अंग्रेजी सैनिकों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने जेल तोड़ दिया। जेल तोड़ने के बाद अपने सभी से साथियों को आजाद करा लिया। आजाद कराने के बाद में वहीं से
वो लोग भड़क गए और उन्होंने कहा अब से अंग्रेजी शासन नहीं चलेगा। और यहां से शुरुआत होती है जो भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम मानी जाती है, 1857 की क्रांति। ठीक है, चूंकि ये क्रांति सैनिकों द्वारा स्टार्ट की गई थी इसलिए इसे सिपाही विद्रोह भी माना जाता है, इस बात को ध्यान रखे रहेगा। एक चीज और, गाय पवित्र मानी जाती है, हिंदू धर्म में सूअर का संबंध है मुस्लिमों से, इसीलिए इस आप देखेंगे इस संग्राम में पहली बार अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम किस तरह से एक होकर के क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? जब मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। उसी दिन से कुछ भारतीय सैनिकों ने मिलकर के अंग्रेजी छावनी को तबाह कर दिया, वहां के सैनिकों की हत्या कर दी, बाकी साथियों को छुड़ाया। अब छुड़ाने के बाद वो सोचने लगे कि यार हम जब आजाद हो जाएंगे तो हमारा देश चलाएगा कौन? अभी तो अंग्रेजी सरकार है, उस समय कौन चलाएगा? तब उनके दिमाग में आया कि अच्छा पहले कौन था? पहले थे मुगल। ये सब के सब चले गए कहां? दिल्ली। कहां चले गए? दिल्ली। दिल्ली जाकर के इन्होंने पूरे गेट को तोड़ ताड़ दिया, अंग्रेजों को वहां के सबको मार डाला। मारने के बाद में ये गए बहादुर शाह जफर के पास, कहे आप हमारे राजा हैं। बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, अंग्रेजी सरकार बहुत टफ है, ये आगे चल करके सबको मार डालेगी। लेकिन भारतीय सैनिकों को जोश जज्बे को देख करके जब उन्होंने देखा कि इतने से छोटे भारतीय सैनिकों ने जब दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो पूरा देश अकेले होगा, मतलब इकट्ठा होगा तो क्या करेगा? तो बहादुर शाह जफर मान गए और 10 मई को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई और उसमें बताया गया कि हमारा जो नेता है वो कौन है? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अब हम अंग्रेज की सरकार को नहीं मानेंगे और जहां देखेंगे उनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। जैसे ये सूचना फैली, चूंकि दिल्ली हमारे उत्तर भारत में है, आसपास के जितने भी इलाके थे सब ने एक करके अंग्रेजों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको पहला दिल्ली हो गया, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। इन्होंने भी अपने महल या अपने आसपास या अपने राज्य के आसपास जितने सैनिक थे सबको मरवा दिया और उसके बाद इन्होंने अपने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इन्होंने कहा कि हमारा राज्य मुगल बादशाह के अधीन है, इसलिए हम ब्रिटिश शासन को नहीं मानेंगे। तो यहां भी अंग्रेज पीटे गए। इसके बाद बात आता है झांसी की रानी, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने तलवार उठा ली, सब अंग्रेजों को घोप घाप दिया, यानी कि सबको मार के खदेड़ दिया, शहर से बाहर भगा दिया। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कब्जा कर लिया कि ये मेरा राज्य है, यहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं आएगा। मौके का फायदा देख करके पेशवा बाजीराव, देखिए जो मराठा थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब, चूंकि ये क्या थे? गोद लिए हुए पुत्र थे, इसलिए इनको कहा था दत्तक पुत्र। दत्तक मतलब जो किसी पड़ोसी का पुत्र आप गोद लिए हो। नाना साहब ने भी यहाँ बगावत कर दी। इनका जो सेनापति था वो था त्यात्या टोपे। ठीक है, बहुत बहादुर थे। त्यात्या टोपे ने वहां उपस्थित अंग्रेजों की हत्या की, अंग्रेजों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। बाहर खदेड़ने के बाद में कानपुर का जो हिस्सा है, कहाँ का? कानपुर का जो हिस्सा है, इस पे इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है, हम किसके अधीन है? मुगल बादशाह के अधीन है। ठीक है, ऐसी ही कुछ घटना आपको देखने को मिलती है एमपी में थी रानी अवंतीबाई। ठीक है, कौन थी? रानी अवंतीबाई। इनका भी राज्य अंग्रेजों ने हड़पा था, तो इन्होंने भी अंग्रेजों को वहां से मार के भगा दिया। ठीक है, एक दो नाम और आते हैं, जैसे फैजाबाद में नाम आता है मौलवी अहमदुल्ला का नाम, इन्होंने भी विरोध किया। फिर आपका नाम आता है बरेली में एक सैनिक था बख्त खान, ये बहुत खतरनाक था। ठीक है, बख्त खान। तो आप देखेंगे ऐसे 5-6 जगह ही नहीं, जैसे जगदीशपुर, बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, ऐसे ही तमाम छोटे मोटे राजाओं ने सब ने
हर जगह सीधा अंग्रेजों को हत्या करनी शुरू कर दिया, अंग्रेजों को मारना पीटना शुरू कर दिया, मार पीट के शहर से भगाना शुरू कर दिया। और एक एक करके यहाँ तक कि दिल्ली, झांसी, लखनऊ, इधर आपका कानपुर, अवध, जितने आसपास के इलाके अंग्रेजों ने जबरदस्ती हड़पे थे, सब राजाओं ने अपनी सत्ता कायम कर ली। एक तरह से कह लीजिए उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। अब भारतीयों को लगने लगा, या कई भारतीय सोचने लगे कि अब अंग्रेजी शासन बिल्कुल नहीं चलेगा, हम सबको एक एक करके मार के भगा देंगे। अंग्रेजी सत्ता पागल हो गई। अंग्रेजों ने सोचा ही नहीं था कि एक सिपाही को फांसी देने से ये स्थिति आ जाएगी कि इतने सारे राज्य एक साथ हमारे हाथ से निकल जाएंगे। फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई अंग्रेजों का, वही चंट वाला दिमाग, एकदम कह सकते कमीनापन। अंग्रेजों ने क्या किया, शांत बैठे रहे, चुपचाप मार खाते रहे। एक दो महीने बाद इंतजार किया। क्यों इंतजार किया? भारतीयों को लगा ये लोग डर गए हैं, चूहे हो गए हैं। लेकिन इसी बीच उन लोगों ने बाहर से सेना बुलाई, हथियार बुलाए, और सबसे पहले उन्होंने अटैक किया कहां पे? दिल्ली पे। सबसे पहले उन्होंने अटैक किया दिल्ली पे। और जैसे ही दिल्ली पे उन्होंने अटैक किया, दिल्ली पे अटैक करके उन्होंने, जैसे उनके हाथ से दिल्ली सबसे पहले छूटा था, उन्होंने सितंबर 1857 यानी कि लगभग 3-4 महीने बाद ही दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? पुनः उन्होंने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद में जो यहाँ के बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको इनकी बीवी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया। रंगून मतलब काला पानी, ठीक है। और वहां 1862 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसके साथ देखिए, कोई राजा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। अंग्रेजों ने क्या किया, बहादुर शाह और जीनत के 2 बेटे थे, कौन थे? 2 लड़के थे, इनके सामने ही उन्होंने गोली मार दी। सोचिए, लो, जैसे किसी सामने किसी बेटे को मार दो, सोचेगा अब हम क्या करेंगे जी करके, हम धन दौलत बना के क्या करेंगे, मेरा तो सब कुछ चला गया। तो अंग्रेजों ने यही किया, इनके सामने ही गोली मार दी उनके बेटों को, और इनको रंगून भेज दिया जहां इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि नेता के मर जाने के बाद भी युद्ध चलता रहता है, भारत में नियम है, अगर नेता पकड़ा गया, दास हो गया तो युद्ध बंद होगा, लेकिन नेता मारा गया तो युद्ध होता रहेगा। अब अंग्रेजों ने एक एक करके सबको कुचलना प्रारंभ किया। वहां से उन्होंने पलायन किया, कहां? लखनऊ। बेगम हजरत महल अपना महल छोड़ के भाग गई। लखनऊ पे भी इनका कब्जा हो गया। मार्च 1858 में, ध्यान समझिएगा, मार्च 1858 में इन्होंने झांसी पर हमला कर दिया, जहां की रानी जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। और इस प्रकार झांसी भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। उसमें निकलसन और हडसन सेनापति थे, ठीक है, जिन्होंने झांसी की रानी को पराजित किया था। फिर उन्होंने प्लान किया पेशवा बाजीराव नाना साहब के पास, वहां ये लोग पहुंचे, वहां इन्होंने देखा, वहां मारपीट हुआ। वहां के जो त्यात्या टोपे थे, हालांकि युद्ध में वो हार गए, वो वहां से पलायन कर गए। बाद में त्यात्या टोपे जंगल में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। ऐसे करते करते राजाओं ने रानी अवंतीबाई को भी घेर के मार डाला, मौलवी साहब को भी पकड़ लिया, और बख्त खान को भी फांसी की सजा सुना दी। यानी कि जैसे जैसे भारतीयों ने एक के बाद एक राज्य को खींचा था अपनी तरफ, वैसे वैसे अंग्रेजों ने एक के बाद एक करके सबको पराजित कर दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह आती है कि अंग्रेज जीते कैसे? फिर वही पुरानी कहानी, अंग्रेजों ने फूट डालना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे अंग्रेजों ने जीनत महल, ऐसी कहानी है कि बहादुर शाह जफर की जो गद्दारी हुई थी, या बहादुर शाह जफर जो पकड़े गए थे, वो जीनत महल ने ही सूचना दी थी, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर पकड़े गए। और इसीलिए अंग्रेजों ने दोनों को मारा नहीं था, भेज दिया था, बल्कि उनके लड़कों को मार दिया था, ठीक है। सेम ऐसी घटना आती है। कुछ भारतीयों को उन्होंने, जो वफादार थे, उनको कहा कि देखो आप हमारी मदद करो, हम आपको इनाम देंगे, सेना में उच्च पद देंगे। तो वही भारतीय लोग अपने साथियों की सूचना अंग्रेजों को देने लगे, जिससे अंग्रेज तैयारी के पूर्व ही आक्रमण करके पूरी तरह से भारत को कब्जा करते चले गए। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे राजाओं को जो उछल कूद मचा रहे थे, उन्होंने संदेश लिखा, चिट्ठी लिखा कि आप अंग्रेजी सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर देते हो तो आपके राज्य पे कब्जा नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपने किसी की हत्या नहीं की है तो आपको मारा पीटा नहीं जाएगा। तो इन सब लालच या इन सब धमकी भरे पत्रों की वजह से
अंग्रेजी सरकार ने धीरे धीरे करके भारत के एक एक विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया और 1859 आते आते एक बार फिर से अंग्रेजों ने भारत की जो उथल पुथल थी या आप कह सकते हो जो क्रांति की शुरुआत थी उसको पूरी तरह से कुचल के सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन इस लड़ाई में बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे, बहुत सारे हिंदू भी मारे, मतलब हिंदुस्तान के लोग मारे गए, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, जिसकी सूचना जब अंग्रेजी सरकार को पहुंची तो अंग्रेजी सरकार की जो रानी थी उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। कंपनी जब 1600 ईस्वी में गई थी वो तो ये कह के गई थी कि हम जा रहे हैं व्यापार करने, तो व्यापार करने हमारे सैनिक कैसे मर रहे हैं, तुम लोग जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तब उन्होंने वहां से पत्र लिखा, ठीक है, आपको आता है महारानी विक्टोरिया का पत्र, ठीक है, महारानी का पत्र आता है 1858 में। इन्होंने कहा पहली चीज, कंपनी जो राजा वहां बन बैठी है कंपनी शासन नहीं करेगी, अब सीधा भारत पे ब्रिटिश शासन करेगा, यानी कि जो शासन व्यवस्था इंग्लैंड में चल रही है वही अब भारत में चलेगी, कंपनी शासन नहीं करेगी, पहला नियम। दूसरा, जो यहाँ का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, इसको कहा गया अब तुम वायसराय हो। वायसराय मतलब हमारे कहे अनुसार काम करोगे, अपने से कुछ काम नहीं करोगे, ये नहीं कि अपने चलो आक्रमण कर दो, ठीक है। तो वायसराय, तो आपसे पूछता है प्रश्न, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, अंतिम पहला वायसराय कौन था, कैनिंग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, क्रांति के समय यही था, क्रांति के बाद भी यही था, ठीक है। 1858 का पत्र आता है जिसमें यह कहा जाता है कि अब से भारतीय शासन जो है पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश क्राउन के पास रहेगा, क्राउन मतलब होता है मुकुट, ठीक है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो भी दत्तक पुत्र हैं, दत्तक पुत्र मतलब जैसे किसी ने गोद लिया है तो उनको वो अधिकार दिया जाए, अधिकार दिया जाए मतलब उनका अधिकार छीना नहीं जाएगा, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई लोग चाहते थे कि हमारे पुत्र को दे दिया जाए तो शासन ने कहा ठीक है हम दे देंगे आपको, कोई टेंशन हमको नहीं है, लेकिन आप भी वही करेंगे जो हम कहेंगे, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश शासन ने आपका राज्य तो दे दिया लेकिन कहा कि आप हमारे अंडर में रहेंगे, अर्थात आपको जीने देंगे लेकिन आपके हाथ पैर काट करके, जब हम आपको खाना देंगे तभी आप खाएंगे, ठीक है। इस चीज को अंग्रेजी सरकार ने मान लिया। दूसरी बात, अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की सेना में भर्ती कम कर दी, ठीक है। सेना में जो भर्ती भारतीय सैनिकों की ज्यादा थी, जिस वजह से विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेजी ने क्या किया, भारतीय लोगों को हटा दिया, उसमें ज्यादातर भर्ती किया किसका, अंग्रेज लोग का, तो अंग्रेज लोग सेना में ज्यादा हो गए। साथ ही साथ भारतीय इस अब जो सेना का निर्माण होता था, जो उत्तर भारत के लोग थे जहां विद्रोह हुआ था वहां के भारतीयों को सेना में नहीं लेते थे किसको, पंजाब साइड के, जैसे सिख को, पठान को, गोरखा को, इनको लिया जाता था, ठीक है, काई वो लोग विद्रोह में शामिल नहीं थे। क्लियर हुआ। ये कुछ बदलाव देखने को मिले भारतीय क्रांति में। तो देखिए ये क्रांति थी 1857 की, हमने देखा, हालांकि क्रांति बहुत डिटेल में है लेकिन हमारे पुस्तक में दिया हुआ था, जिसके विषय मैंने आपको बताया क्रांति कैसे शुरुआत हुई, कब हुई, क्या हुई, महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, साथ ही साथ कैसे समाप्त हुई उसको हमने देखा। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1817 में उड़ीसा की एक जगह है खुर्दा, और ये लोग मानते हैं कि खुर्दा विद्रोह हमारी पहली क्रांति थी। कैसे मानते हैं समझाते हैं हम आपको। देखिए खुर्दा जो जगह है ये है उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में। खुर्दा जगह जो था 109 गढ़, 1106 छोटे गांव और 60 बड़े गांव, इनको मिलाकर के खुर्दा जगह बनी थी। इसमें जो राजा थे वीर किशोर यहाँ के राजा थे, और ये पूरा उड़ीसा का इलाका देखते थे। साथ ही साथ भगवान जो जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है उसकी भी देखभाल ये करते थे, वीर किशोर। लेकिन हुआ क्या, जब मराठा लोग पावर में थे तो मराठा ने इनके पूरे शासन पे जबरदस्ती दबाव बना के कब्जा कर लिया था, ठीक है, कब्जा कर लिया था। तो ये चुप थे बेचारे, क्या करें। इनके वीर किशोर के बाद इनका पुत्र आते हैं मुकुंद देव। कौन आते हैं, मुकुंद देव।
ये मौके की तलाश में थे कि जब भी मौका मिलेगा हम मराठा से बदला जरूर लेंगे, लेकिन मराठा शक्तिशाली थे इसलिए इनकी हिम्मत नहीं थी। बाद में क्या हुआ, जब इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों और मराठाओं का युद्ध हुआ, जब मराठाओं को बुरी तरह से अंग्रेजों ने कुचल दिया एक दो बार, तब मुकुंद देव गए अंग्रेजों के पास, कहे हम मारिए प्रभु, मारिए मारिए, मारने के बाद हमारा राज्य हमको दे दीजिएगा, ये जबरदस्ती छीने हैं, हम आपके साथ रहेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ 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 जरूर जरूर, जरा बताओ तो ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मुकुंद देव ने गद्दारी की, जिसकी वजह से मराठाओं की हार हुई। लेकिन फिर अंग्रेजी चाल, अंग्रेजों ने इनको भी रास्ते से हटा दिया और कहा हटो यहां से, तुम आए हो तुम लोगे, इतना लड़ाई हम लड़े हम लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा मुकुंद देव को भी रास्ते से हटा दिया गया और पूरी तरह से उड़ीसा पे कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजी शासन का, ठीक है। लेकिन जो जगन्नाथ मंदिर है इसकी जो सेवा करते थे वो थे पाइक लोग। अब ये पाइक लोग कौन थे, पाइक अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो पाइक मतलब है ही ऐसे सैनिक जो मंदिर की सुरक्षा करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंदूक संदूक लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ ली या अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो एक छोटा सा युद्ध, उसमें कई सारे अंग्रेज ही मारे गए, पाइक लोग भी मारे गए, लेकिन अंग्रेजों ने फिर पुनः कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को लगा कि ये धार्मिक मामला है, छेड़ने से फिर हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है तुम रहो लेकिन हमारे संरक्षण में। तो ये एक छोटी सी क्रांति थी जिसको हम पाइक विद्रोह बोलते हैं या खुर्दा विद्रोह बोलते हैं, जो कि 1817 में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इतिहास का या भारतीय इतिहास का ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, लेकिन उसको वो ख्याति नहीं मिल पाई जो ख्याति मिली थी 1857 को। कारण ये था कि ये एकमात्र छोटे से इलाके में हुआ था और तुरंत निपट गया था, और ये जो था बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था जिसमें अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ गए थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने 1857 की क्रांति को देखा, समझा और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।